हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से हुई 7 की मौत। यमुनानगर के मंडेबरी व पंजेता का माजरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो चुकी है। पुलिस ने इस संबंध में हत्या षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी की जानी है, जिसके लिए पुलिस की विभिन्न टीमें छापेमारी कर रही है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया ने बताया कि मरने वालों में फूसगढ़ इलाके के स्थित ठेके से शराब पी ली थी और उसका सेवन करने के बाद उनकी हालत बिगड़ी थी। उन्होंने बताया कि शराब पीने से एक निजी अस्पताल में दाखिल प्रिंस के बयान पर हत्या षड्यंत्र रचने, आबकारी एवं कराधान एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें रॉकी, रमेश कुमार, गौरव, प्रदीप कुमार, मांगेराम, कपिल, गौरव बुबका शामिल है। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान कई और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया गया, उसका विसरा जांच के लिए भेजा गया है। वहीं एक और व्यक्ति की भी मौत हुई है, उसका पोस्टमार्टम कल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 लोगों की मौत के बाद उनके परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम उनका संस्कार करवा दिया था। पुलिस उनकी मौत के मामले को भी इसी मामले से जोड़कर देख रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अम्बाड़ा पुलिस द्वारा एक फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, जिसमें मिक्सिंग की जाती थी। अम्बाड़ा पुलिस द्वारा उस संबंध में मुकदमा दर्ज करके अलग से जांच व कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस की विभिन्न टीमों द्वारा एवं सरपंच के माध्यम से मंडेबरी एवं आसपास के गांव में मुनियादी कराई जा रही है। अगर किसी ने उसी ठेके से शराब ली है तो उसका सेवन ना करे, उसकी सूचना पुलिस को दें। यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर अवस्था में। थोड़े दिन पहले पानीपत और सोनीपत के अंदर 46 लोगों की मौत हुई, फिर 4 लोगों की मौत हुई। ये लगातार जहरीली शराब का मामला हरियाणा के अंदर चलता जा रहा है, परंतु हरियाणा सरकार आंख बंद की। लोगों की मौत हो जाती है, बिना पोस्टमार्टम के उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। आज हरियाणा में जगह जगह नशा बेचा जा रहा है, चिट्टे का नशा बेचा जा रहा है, नकली दारू का नशा बेचा जा रहा है, इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग्स का नशा बेचा जा रहा है। एकांत की जगह पे जहां हम जाएं, सिरिंजें हरियाणा के अंदर मिलती है। नकली दारू ब्रांडेड बोतल के अंदर भर के बेची जा रही है। 600, 700, 800 रुपए की दारू 5-5, 6-6 हजार रुपए में। फरीदाबाद के अंदर नकली दारू बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। गुड़गावा के अंदर ये धंधा चल रहा है। हरियाणा सरकार देखो क्यों ऐसा कब तक चलता रहेगा? हरियाणा की आने वाली पीढ़ी को रोजगार देने के बजाय नशे के अंदर झोंक देने का काम कब तक हरियाणा सरकार करती रहेगी? अब वक्त आ चुका है, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और इस नकली शराब के धंधे को, जहरीली शराब के धंधे को, नशे के धंधे को बंद करना पड़ेगा। हरियाणा के सोनीपत में आए दिन आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है। सोनीपत बड़ोली गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब विजय नाम के एक शख्स ने अपनी ही बहन के माथे पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। युवती पर एक लड़के के अपहरण का मामला भी दर्ज है। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत बहालगढ़ थाना पुलिस के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई। चंडीगढ़ में MBA की पढ़ाई कर रही थी लड़की। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में MBA की पढ़ाई करने वाली एक युवती ताऊ की मौत के बाद अपने गांव बड़ोली आई हुई थी। युवती पर एक लड़के के अपहरण का मुकदमा दर्ज था और वह इस मामले में सजा भी काट चुकी थी। उसका बड़ा भाई विजय इसी बात को लेकर उससे रंजिश रखे हुए था। विजय ने गोली मारकर अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद से आरोपी विजय कुमार फरार है। वहीं हत्याकांड से गांव में भी सनसनी फैली हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने धनतेरस के अवसर पर गुरुग्राम के वाटिका चौक अंडरपास का उद्घाटन किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। GMDA द्वारा NHIE के माध्यम से 109.14 करोड़ रुपये की लागत से 0.822 किलोमीटर लंबा अंडरपास तैयार किया गया है। आज देहरादून में ITBP का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रेजिंग डे परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत और प्रेमचंद अग्रवाल भी शामिल हुए। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को ITBP ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना। कई बलिदानियों ने शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं यहां आने के पहले हिमवीरों के इस बलिदान शौर्य स्तंभ को भी प्रणाम कर उनको सैल्यूट कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर यहां आया हूं। 62 साल पहले 7 वाहिनियों से शुरू हुआ ITBP आज 1 लाख हिमवीरों के साथ 60 वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ हमारा मजबूत एक बलशाली संस्थान के रूप में उभर कर आया है। मित्रों, आज महान सपूत देश के श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म तिथि है। दिन पहले मैं किबीथू में अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर पहले गांव में ITBP के जवानों के साथ रात्रि निवास किया था। रात्रि भोजन के वक्त मैंने जवानों को ऐसे ही पूछा कि भाई आपकी दिक्कतों का तो मेरे पास समाधान नहीं है। परिवार से दूर रहना, -45 डिग्री टेम्परेचर में दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा करना, और जब परिवार को आपकी जरूरत होती है तभी देश को आपकी जरूरत होती है और आपकी प्रायोरिटी देश होता है। मेरे पास आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं है। फिर भी सरकार के नाते, देश के गृह मंत्री के नाते अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर बताइए। उस वक्त रात्रि भोजन के वक्त वायुयान और रेल यात्रा में टिकट रिजर्वेशन के लिए कोटा रिजर्व करने के लिए जवानों ने मांग की थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज वायुयानों में और रेल में सेना की तर्ज पर हमारे CAPF का कोटा तय हो चुका है, जिससे आपको आपके परिवार के साथ पहुंचने में बड़ी सुविधा है। रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं देते, रोजगार छोटे व्यापारी जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
जो दुकान चलाते हैं, ये लोग रोजगार दिलवाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में पहले लाखों छोटे छोटे यूनिट हुआ करते थे। कोई लोहे का काम करता था, कोई छोटी ऑटो कंपोनेंट्स का काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। छोटे 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 लाखों यूनिट्स थे, ये हमारे युवाओं को रोजगार देते थे। नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने इन यूनिट्स पर आक्रमण शुरू कर दिया। छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे किया? नोटबंदी और जीएसटी। जीएसटी भाइयों और बहनों, ये टैक्स नहीं है। जीएसटी किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण है। ये हथियार है जीएसटी। छोटे बिजनेसेस को मारने का, खत्म करने का हथियार है। पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार किसान टैक्स देता है। 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड पे, 5% फर्टिलाइजर पर। हमारा किसान, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो जीएसटी में टैक्स देता है। और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता है।